अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे द फर्म एंड इट्स गोल। द फर्म, फर्म क्या है? जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि जो फर्म है वो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज में हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें पैसे आ जाते हैं, फाइनेंसेस आ जाती हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है, उसमें लेबर आ जाती है, उसमें मैनेजमेंट आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किस काम के लिए यूज होती है? हमारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी रिसोर्सेज हैं, जब ये इकट्ठी होके किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं तो वो क्या बन जाती है? फर्म बन जाती है। अब फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फार्म अ प्रोडक्ट या टू डिलीवर अ सर्विस। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट बनाना या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो कि डिमांड की है कंज्यूमर ने। अब प्रोडक्ट तो बन गई, ठीक है, सर्विस जो है वो डिलीवर होगी, लेकिन क्या ये फर्म का ऑब्जेक्टिव इतना था कि खाली प्रोडक्ट बनानी है और सर्विस डिलीवर करनी है? नहीं। फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमें थ्योरीज बताती हैं, वो है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? देखें, एक फर्म है, वो जब अपनी प्रोडक्ट को सेल करेगी या अपनी सर्विस को सेल करेगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, अब रेवेन्यू तो जनरेट हो गया, साथ ही कुछ कॉस्ट लगी। ठीक है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, प्रोडक्ट बनी, लेबर लगी, सारी चीजें आई, तो क्या बन गई? कुछ कॉस्ट इनकर हुई। अब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब फर्म का जो एम है वो क्या है कि उसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब जब भी उसने प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है? उसमें आ जाता है टेक्नोलॉजी। जितनी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी फर्म यूज़ करेगी उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो मार्केट है उसको मद्देनज़र रखते हुए फर्म ने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को डिटरमिन करना है कि जिस पे उसने प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, ये तो ओवरव्यू हो गया कि फर्म क्या है। फर्म बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज को हमने इकट्ठा करके प्रोडक्ट बनानी है कस्टमर की नीड के मुताबिक। ठीक है, और हमने क्या करना है? प्रॉफिट को अर्न करना है। ये एक ऐसी कॉमन डेफिनेशन है फर्म की जो कि आपने शुरू से पढ़ी होगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है। अब फर्म जो है वो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि फर्म करेगी, उसके बाद अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि एक फर्म के पास इतनी रिसोर्सेज हों कि वो सारी जो प्रोसेसेस हैं वो इंटरनली कर सके। अब फर्म को कुछ चीज़ें आउटसोर्स करना पड़ती हैं। अब जब भी उसने किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी कह लें कि प्रोसेस को आउटसोर्स करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सेकंड फर्म अवेलेबल है जो कि उसकी इस नीड को पूरा कर सकती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। आप सबको पता होगा कि जो टेस्ला है वो दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है। ठीक है, अब टेस्ला ने जब भी गाड़ी बनानी है तो उसने डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना और उसके बाद जाके उसकी फाइनल प्रोडक्ट बननी है जो कि कार है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है। अब टेस्ला जो है उसको अपनी कार बनाने के लिए डिफरेंट एसेसरीज चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स चाहिए। ठीक है, उसमें से एक जो मेन पार्ट है वो है बैटरीज। जितनी अच्छी टेस्ला इलेक्ट्रिक बैटरी बनाएगा उतनी अच्छी उसकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो अब क्या है कि टेस्ला ने क्या किया कि टेस्ला ने देखा कि हम बहुत अच्छी बैटरीज बना रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं बना पा रहे जो कि हमारे कस्टमर को रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल टेस्ला जो एक इलेक्ट्रिक कार है वो एक फुल चार्ज में 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर करती है फॉर एग्जांपल। लेकिन फिर भी जो कस्टमर है उनकी नीड ज़्यादा है, उनकी वांट ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि एक चार्ज में जो कार है वो कम से कम 600 किलोमीटर्स करे, या उसकी जो कार की चार्जिंग है वो 2 आवर्स की बजाय 20 मिनट्स में हो जाए या 10 मिनट्स में हो जाए।
तो अब टेस्ला ने जब ये देखा कि उनको अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अपनी जो बैटरी क्वालिटीज़ हैं उसको बेहतर करें। अब आपको पता है कि एक और कंपनी है पैनासोनिक। पैनासोनिक पूरी दुनिया में फेमस है फॉर मेकिंग गुड इलेक्ट्रिक बैटरीज। तो टेस्ला ने एक मुआहदा किया पैनासोनिक के साथ कि आप हमारी कार्स के लिए बैटरीज बनाएं। अब उन्होंने ये जब भी ये वाला मुआहदा किया तो उसके लिए उनको डिफरेंट कह लें कि मार्केट में सबसे पहले तलाश करना पड़ा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक बैटरीज बना सकती हैं। उसमें तोशिबा भी है, उसमें पैनासोनिक है, उसमें कह लें कि डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं वर्ल्ड वाइड जो कि बैटरीज बना रही हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करना था कि उनके लिए कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी। उसके लिए ज़ाहिर बात है उनको मार्केट रिसर्च करना पड़ी। मार्केट रिसर्च के लिए उनके उनको कुछ पैसे खर्च करने पड़े। तो वो किस में आ गया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आ गया। देखिए उन्होंने एनालिसिस किया होगा कि उनके लिए पैनासोनिक बेस्ट रहेगा या उनके लिए तोशिबा बेस्ट रहेगा या उनके लिए जीएम जो हैं बैटरी मेकर्स वो वाले बेस्ट रहेंगे। डिफरेंट बैटरी मेकर्स है तो उन्होंने रिसर्च किया होगा कि उनकी फाइनल प्रोडक्ट जो कि गाड़ी है उसकी बैटरीज बनाने के लिए कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी। तो उसके लिए अब उनको जारी बात है अपनी टाइम लगाना पड़ा, अपनी रिसोर्सेज लगानी पड़ी, अपना कुछ कॉस्ट लगानी पड़ी। तो वो क्या है? एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी क्योंकि दे आर फाइंडिंग अनदर फर्म जो कि उनके लिए एक पार्ट बना सकती है, ठीक है। तो दिस कॉस्ट वुड बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट का फायदा क्या होगा टेस्ला को? क्योंकि टेस्ला एक्सपर्ट नहीं है बैटरीज बनाने में। पैनासोनिक पिछले 50-60 साल से बैटरीज बना रही है। तो दे हैव मोर नॉलेज, मोर रिसोर्सेज टू मेक अ बेटर इलेक्ट्रिक बैटरी। अब उसका फायदा क्या होगा टेस्ला को कि जब उनकी गाड़ी में पैनासोनिक की बनाई हुई बैटरी लगेगी तो उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इनहेंस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? टेस्ला को होगा। तो अब ट्रांजैक्शन क्यों की जाती है, मींस के दूसरी फर्म्स को क्यों फाइंड किया जाता है मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और अपनी जो कह लें कि कॉस्ट है जो कि आप खुद से खुद नहीं लगाना चाहते किसी पार्ट को बनाने को, उसको सेव करने के लिए ये अमल किया जाता है। क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फर्म है वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट के तमाम असेसरीज या तमाम पार्ट से बना सके। तो उसके लिए उनको हमेशा मार्केट में जाना पड़ता है। उसके लिए कास्ट भी कर उसके लिए फिर उनको उनकी कास्ट भी लगती है और उसको उसी कास्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कास्ट कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन कास्ट के अंदर रिस्क भी आ जाता है। देखिए जब भी आपने किसी दूसरी फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें अनसर्टेनिटी भी है कि क्या पता वो जो आपको प्रोडक्ट बना के देंगे वो उस क्वालिटी की होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ए, क्या वो दोबारा आपको टाइमली आपके जो पार्ट्स आपने उनसे मांगे हैं वो डिलीवर करेंगे कि नहीं करेंगे। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर का। फॉर एग्जांपल अब जो टेस्ला है वो पैनासोनिक के पास गई है। अगर अमेरिका में खाली पैनासोनिक ही इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाता तो फिर ट्रांजैक्शन कास्ट टेस्ला की हाई हो जानी थी क्योंकि उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होना था। लेकिन पैनासोनिक के साथ साथ डिफरेंट कंपनीज और भी मौजूद हैं यूएसए में जो कि इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाती हैं। तो अब क्या है उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टेस्ला की कम हो गई है क्योंकि पैनासोनिक को भी पता है कि अगर हम इनको एक गुड प्राइस पे बैटरीज नहीं बना के देंगे तो ये शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है मार्केट पे भी कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होगी कि कम होगी। सेकेंडली इंटरनेट का बड़ा अहम रोल है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने में। आप देखते हैं कि अक्सर जो फर्म्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट बना के उसकी एडवर्टाइजमेंट डिजिटल करती हैं, ठीक है। अब इंटरनेट पे आपको थर्ड पार्टीज मिल जाती हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं डिजिटली, ठीक है। क्या है कि अब इंटरनेट की वजह से इतने ज़्यादा
कह लें कि इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, उनकी वो फर्म्स की इतनी एक्सेसिबिलिटी है उनके तक कि आपके पास अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करे तो आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो कि कम पैसों पे रेडी होंगे आपकी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तब क्या हुआ है कि इंटरनेट की वजह से जो बहुत ज़्यादा कह लें कि डिफरेंट फर्म्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हो गई हैं और वो एक दूसरे से निगोशिएट कर सकती हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और एक दूसरे की जो कह लें कि फाइनल प्रोडक्ट तक उनको जो डिफरेंट पार्ट्स चाहिए या एसेसरीज चाहिए या डिफरेंट सर्विसेज चाहिए वो डिलीवर कर सकती हैं। और उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव कर गया है इंटरनेट की वजह से, क्योंकि एक प्लॉट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिधर आपको डिफरेंट फर्म्स मिल सकती हैं। वो डिफरेंट फर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है। एक फर्म है जो उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं। अब फर्म के अंदर आपको अपने डिफरेंट एम्प्लॉयज की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि क्या वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। अब उस मॉनिटरिंग कॉस्ट को कम करने के डिफरेंट वेज हैं। उसमें से एक है अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देना, जैसे कि बोनसेस हैं या स्टॉक ओनरशिप है। अब बोनस कब दिया जाता है? आप अपने एम्प्लॉयज को एक टारगेट देते हैं कि अगर आप ये बार इतनी सेल्स को अचीव करेंगे इस मंथ में तो हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो जो मॉनिटरिंग है अपने एम्प्लॉय की वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एम्प्लॉय जो है उसको भी अब लालच है कि वो अगर ज़्यादा सेल करेगा या ज़्यादा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पे मिलेगी, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। तो वो जो कॉस्ट है आपकी जो मॉनिटरिंग पे लगनी थी, उसको देखने पे, उसको चेक एंड बैलेंस करने पे लगनी थी कि क्या वो ठीक काम कर रहा है, क्या वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, वो कॉस्ट आपकी कम हो गई और आपने उसको इंसेंटिव दे दिया बोनस का। ठीक है, उससे आपका भी फायदा हो गया और एम्प्लॉय जो है उसकी मोटिवेशन भी इंक्रीज कर गई। इसके साथ होता है सेकंड स्टॉक ओनरशिप। जो बड़ी फर्म्स हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं या बड़ी प्राइवेट फर्म्स होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को ओनरशिप दे देती हैं। मीन्स के जो कंपनी के जो शेयर होते हैं या जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर से उनको स्टॉक दे देती है और उनको भी फर्म का पार्टनर बना देती है। अब जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ऑटोमेटिकली काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही कंपनी की वर्थ बढ़ेगी, कंपनी के स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होगी, तो जो मैनेजर है या जो एम्प्लॉय है जिसने स्टॉक ओनर जो कि खुद भी अब जिसने स्टॉक खरीदा है और कंपनी का ओनर बना है, उसका भी एक कह लें कि शेयर प्राइस इंक्रीज होने से उसकी अपनी जो उसने शेयर खरीदे हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज होगी और उसको ये एक लालच होगा कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करे, क्योंकि अब वो खाली एम्प्लॉय नहीं है बल्कि कंपनी में एक ओनर भी है, एक पार्टनर भी है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम अपनी मॉनिटरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये कितने इफेक्टिव होते हैं या कितने इफेक्टिव नहीं होते, इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट डिस्कशंस हैं। ये ग्राफ हमें आइडिया दे रहा है कि जो फर्म है उसने कुछ ऑपरेशंस तो इंटरनली करने होते हैं और कुछ ऑपरेशंस अपने आउटसोर्स करने होते हैं। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जो फर्म है उसने बड़े साइंटिफिक वे में ये एनालिसिस करना होता है कि उसने कितने ऑपरेशंस खुद करने हैं और कितने ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना है। ऐसे ऑपरेशन जिसकी रिसोर्सेज फर्म के पास नहीं है, उन ऑपरेशंस को फर्म क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है। और ऐसे ऑपरेशंस जो कि फर्म की कैपेसिटी में है और फर्म जो है उनको परफॉर्म कर सकती है, उनको इंटरनली करती है, क्योंकि इंटरनली करने में जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, लेकिन आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको उसके लिए कैपेसिटी चाहिए। सो वो पॉसिबल नहीं होता कि एक फर्म जो है वो अपने सारे ऑपरेशंस को इंटरनली कर सके। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है कि जो फर्म है वो अपने कुछ ऑपरेशंस को आउटसोर्स कर देती है। तो ये ग्राफ हमें आइडिया दे रहा है कि जो फर्म्स हैं वो एक कॉम्बिनेशन को अप्लाई करती हैं साइंटिफिकली और एनालिसिस करती हैं कि कौन सी ऑपरेशन वो इंटरनली परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन उनको आउटसोर्स करने चाहिए, और ऐसा कॉम्बिनेशन से वो फिर अपनी
बेस्ट कॉम्बिनेशन को देखती हैं और फिर उसको अप्लाई करती हैं अपनी फर्म में। गोल ऑफ द फर्म, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं वो हमें बताती हैं कि जो फर्म का गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम इसी सूरत में कर सकते हैं जब हम अपने सेल रेवेन्यूज को इंक्रीज करते हैं और अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि जो फर्म है उसका एम खाली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट एम्स हो सकते हैं। लाइक एक फर्म है वो चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर इंक्रीज करे, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिर अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अलहदा चीज़ है या एक डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल नेस्ले जो है वो मिनरल वाटर बनाता है, ठीक है, और उसको सेल करता है पाकिस्तान में। अगर नेस्ले अपना एम सेट करता है कि अभी पूरे पाकिस्तान में जो हमारा मिनरल वाटर है वो 10% बंदे यूज़ करते हैं या उसका 10% मार्केट शेयर है, तो हम उसको 20% करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। तो अब उसके लिए उसको डिफरेंट स्टेप्स करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। उसके अंदर एक स्टेप क्या होगा कि उनको अपनी मे बी प्राइस कम करनी पड़े, क्योंकि अगर वो प्राइस कम करेंगे तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उनके प्रोडक्ट की तरफ। तो प्राइस कम करने से क्या हो गया कि उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला एम तो नहीं पूरा हो सकता। तो अब क्या है कि उन्होंने अपना गोल ही डिफरेंट रखा था, उसको अचीव करने के लिए उनकी डिसीजन मेकिंग भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक सेकंड कंपनी है, हम एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन है। वो चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट डिलीवर करूं। अब उसके लिए उनको डिफरेंट कॉस्ट करनी पड़ेंगे, डिफरेंट खर्चे करने पड़ेंगे, रिसर्च के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, उनकी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका गोल क्या है कि हमने सबसे एडवांस फ़ोन देना है अपने कस्टमर को। तो अब हो सकता है कि वो एक फ़ोन अगर $1000 का बेचते हैं, तो हो सकता है उनका $900 उसको बनाने में लग जाए। तो डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट एम हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आईफोन का फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव था कि हमने सबसे हाईली टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन अपने कस्टमर को देना है। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली हाइपोथेसिस है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो अपनी प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है या जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए अपना सारी डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसी तरह से कोई कंपनी है जैसे पॉन्ड्स है, पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर की वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो हो सकता है उनका एम हो कि हम चाहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है जो कि पर्सनल केयर से रिलेटेड है या कि ब्यूटी केयर से रिलेटेड है, हमारी तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हों इस कैटेगरी में। तो हो सकता है कि वो कोई फेस वॉश बना रहे हैं लेकिन उस फेस वॉश में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी वो मेन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी पर्सनल केयर में या ब्यूटी केयर में तमाम प्रोडक्ट्स हों, तो वो फिर भी उसको बना रहे हैं। सो दैट वो अपना ये एम पूरा करना चाहते हैं कि हमारा पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर में तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हों। तो इस तरह डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट गोल हो सकते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए फर्म डिफरेंट डिसीजंस करती है। सो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमल डिसीजन या बेस्ट डिसीजन कौन सा होता है जो कि फर्म के गोल को अचीव कराता है, और वो गोल कुछ भी हो सकता है। वो गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, वो गोल मार्केट शेयर को इंक्रीज करना भी हो सकता है, वो गोल अपने कस्टमर्स को हाईली टेक्नोलॉजिकल या हाईली क्वालिटी वाला प्रोडक्ट डिलीवर करना भी हो सकता है, वो अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट लाइन में तमाम सर्विसेज देना भी हो सकता है। तो डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट गोल हो सकते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो डिसीजन होंगे वही ऑप्टिमल डिसीजन होंगे। इकोनॉमिक गोल्स, जैसा हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि हर फर्म का डिफरेंट गोल हो सकता है। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है उसका गोल मार्केट शेयर को इंक्रीज करना भी हो सकता है, अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना भी हो सकता है, अपने कस्टमर को हाईली टेक्नोलॉजिकल
प्रोडक्ट डिलीवर करना भी हो सकता है। अच्छा, अब ये एक लेटर है जो कि सीईओ लिख रहा है अपनी मैनेजमेंट को, कंपनी की मैनेजमेंट को, और उनको बता रहा है कि 2012 का जो हमारा पीरियड था वो बहुत अच्छा रहा है। हम चाहते हैं कि आप ऐसे डिसीजंस लें जिससे 2013 2012 से भी बेहतर हो। ठीक है। उसके साथ वो उनको कह रहा है कि आप इंश्योर करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये एक स्लाइड में उसने या एक लेटर में उसने बता दिया अपनी मैनेजमेंट को कि आपका एम है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन क्या इसका जो लेटर है वो उसके एम को ठीक से डिफाइन कर रहा है, सीईओ के एम को, या वो अपनी मैनेजमेंट को ठीक तरह से गाइड कर रहा है कि उसने 2013 में क्या करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि उसने काफी वेग सा एक गोल दे दिया है अपनी मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए। उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तो बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट वो कह रहा है कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना रिटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो ये नहीं बता रहा कि पिछले साल हमने 10% प्रॉफिट हासिल किया था ऑन आवर एसेट्स, तो इस साल हमारा एम क्या है, या इस साल हमारा रेवेन्यू टारगेट क्या है। तो जो आपके कह लें कि गोल्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो इतने वेग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और लेटर को डिस्कस करेंगे जिसमें मैनेजमेंट ने काफी स्पेसिफिक जो सीईओ है उसने मैनेजमेंट को गोल्स दिए हैं। तो हमेशा जो फर्म्स में जो सीईओ होता है वो जब भी मैनेजमेंट को कोई भी टारगेट दे तो उसको उनको डिफाइन करना चाहिए और स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि हमने क्या अचीव करना है, और साथ ये भी बताना चाहिए कि किस तरह अचीव करना है, क्योंकि इतने वेग जो गोल्स हैं उनको अचीव करना बड़ा मुश्किल है और उनको अंडरस्टैंड करना भी बड़ा मुश्किल है। अब ये एक सेकंड लेटर है जो कि सीईओ ने लिखा है मैनेजमेंट को। इसमें वो फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि योर रेवेन्यू शुड इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 2012। अब कंपनी का जो 2012 में रेवेन्यू था, सीईओ ने टारगेट दे दिया मैनेजमेंट को कि आपका रेवेन्यू 10% कम से कम इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या है कि उसने एक स्पेसिफिक गोल दे दिया मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट को पता होगा कि हमने लास्ट ईयर से अपना रेवेन्यू जो है वो 10% इंक्रीज करना है, ये हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वो बता रहा है कि आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है सेकंड पॉइंट में, कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 8% से इंक्रीज करके 9% हो जाना चाहिए। इसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो मिनिमम 10% होना चाहिए। देखिए, ये जो सेकंड लेटर है इसमें जो सीईओ है वो अपनी मैनेजमेंट को स्पेसिफिक गोल्स दे रहा है। जब आप गोल्स को स्पेसिफिक कर देते हो तो फिर उनको अचीव करना या उनको मटेरियलाइज करना आसान होता है। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को वेग रखोगे तो फिर मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आएगी कि हमने उनको किस तरह से अचीव करना है। इसके अलावा वो बता रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को कि आपके पास 10 मिलियन है एक्सपेंशन के लिए। आप उससे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो जिसका मिनिमम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% होना चाहिए। तो इधर उसने उनको बता दिया कि दे हैव 10 मिलियन टू इन्वेस्ट, उसके साथ ये भी बता दिया कि जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है फ्यूचर के लिए उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कम से कम 12% होना चाहिए। अब मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेगी तो वो बड़े क्लियर होगी, क्योंकि उनके पास जो गोल्स हैं वो क्वांटिफाइड है। उनको पता है हमने अपना रेवेन्यू कितने परसेंट इंक्रीज करना है, हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज करना है, हमारे पास पैसे कितने हैं, हमने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को में हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। तो अब उनके पास स्पेसिफिक गोल्स हैं जो कि उन्होंने अचीव करने हैं। तो हमेशा जब भी फर्म या कोई भी कंपनी गोल सेट करे तो जो हायर मैनेजमेंट है, जो सीईओ वगैरह है, उनको चाहिए कि स्पेसिफिक गोल्स दें अपनी जो मैनेजमेंट है उसको, सो दैट मैनेजमेंट काफ़ी क्लियर हो कि उनकी क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, और वो उन्होंने क्या उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको अचीव करने के लिए।
नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने पढ़े हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आ जाता है फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना। ये सारे क्या थे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। आजकल के दौर में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अलावा नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। उसके अंदर आ जाता है अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आ जाता है, अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आजकल मॉडर्न फर्म्स को देखने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन या सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर होता है, उसको भी फर्म ने काउंटर करना होता है। अब जो बड़ी फर्म्स हैं, उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आ जाता है, अपनी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो कि इतने अमीर नहीं है या जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, उनकी हेल्प करना। जैसे आप देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जिस इलाके में ऑपरेट करती हैं, उधर कोई ना कोई सोशल वेलफेयर का काम भी करती हैं। जैसे कोई स्कूल बना देती हैं, कोई हॉस्पिटल बना देती हैं। तो ये सारे काम क्या हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, दरख्त लगाना, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से रोकना, ये भी क्या करती हैं? डिफरेंट जो फर्म्स हैं बड़ी, वो इसके बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट करती हैं और इसके लिए फंडिंग भी करती हैं गवर्नमेंट को। तो ये सारे काम क्या आ जाते हैं? नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं फर्म के। आजकल के रूल्स और रेगुलेशन में गवर्नमेंट जो है वो ये मेक श्योर करती हैं कि जो बिग कंपनीज हैं, वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अपने नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपसे या आपका एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है, ये नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से भी थोड़े बहुत लिंक है। क्योंकि अगर आपके कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, जिससे आपकी सेल इंक्रीज करेगी। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वो छोड़ के नहीं जाएंगे, तो आपको एक अच्छे एम्प्लॉय मिलते रहेंगे ज़्यादा अरसे के लिए। क्योंकि जब जैसे ही एक एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जाता है, नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने में भी कंपनी की रिसोर्सेज लगती हैं, कंपनी का टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो बेसिकली जो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी सर्व करते हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो बड़ा लाजमी है कि जो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी रखें और उनको भी अचीव करने की कोशिश करें। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, इसको हम एजेंसी प्रॉब्लम भी कहते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो बेसिकली देखते हैं कंपनी के डे टू डे वर्क को। ठीक है, मैनेजर्स के ऊपर होता है उनका सीईओ, और सीईओ के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेयर होल्डर्स के या ओनर्स के। ओनर्स जनरल मीटिंग में इलेक्शंस के थ्रू अपना एक बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कहते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मकसद ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट किनके? शेयर होल्डर्स के। वो मैनेजमेंट पे नजर रखते हैं। मैनेजमेंट ही बेसिकली कंपनी को चलाती है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को देखती है। अब जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स और जो शेयर होल्डर है या जो कंपनी का ओनर है उसके ऑब्जेक्टिव्स में फर्क होता है। मैनेजर का ज्यादा जो एम है वो होता है कि उसकी जो नौकरी है वो बची रहे, उसके डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर कोई मुश्किल पैदा ना हो, और उसको अपनी जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा लिंक होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन जो ओनर है वो चाहता है कि उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या उसकी जो वेल्थ है या उसके जो शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसके ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट को रिस्क लेना पड़ता है, और जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। लेकिन रिस्क की जो अदर साइड वो ये है कि रिस्क लेने से लॉस भी हो सकता है, और अगर लॉस हो जाए तो मैनेजमेंट जो है उसको ऊपर सारी बात आ जाती है। मैनेजमेंट को अपनी पोजीशन लूज करनी पड़ सकती है, मैनेजर को अपनी जॉब से
निकाला जा सकता है। इस वजह से जो मैनेजमेंट होती है वो ज़्यादातर रिस्क अवर्स होती है। वो ऐसे डिसीजंस करती है जो कि लेस रिस्की हों, डे टू डे हों, रूटीन के मैटर हों। उनका ज़्यादा कंसर्न होता है कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करने से, ना कि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करने से। इसी वजह से जो मैनेजर्स हैं वो कम इनोवेटिव भी होते हैं, वो रिसर्च या डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाते या उसकी तरफ ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे नहीं लेके आते जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं जिससे बैलेंस शीट पे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होती शॉर्ट रन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर्स हैं, जो कि एजेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट और है और जो ओनर्स हैं उनका इंटरेस्ट और है। तो अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, क्लैश है या कह लें कि एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है उसको मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है और उनको मोटिवेट करना होता है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना बल्कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। फाइनेंशियल रिस्क वर्सेस बिजनेस रिस्क। बेसिकली दो किस्म के रिस्क होते हैं जो हर फर्म को फेस करने होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली होता है कंपनी का अपने डेट को मैनेज करने के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो कंपनी है वो अपना डेट पे कर सकती है, पे बैक कर सकती है कि नहीं, ये क्या है, उसका फाइनेंशियल रिस्क है। कंपनी जब कोई नई एसेट को परचेज करती है तो उसके लिए वो कितना बारो कर सकती है अपने डेटर से या बैंक से या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये सारा क्या आ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है। अब बिजनेस रिस्क जो है वो डिफरेंट है फाइनेंशियल रिस्क से। बिजनेस रिस्क में बेसिकली आता है कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड, कि कंपनी जो है वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर सकती है कि नहीं, कंपनी अपनी जो सेल है वो कर सकती है कि नहीं। अब बिजनेस रिस्क जो होता है वो कई फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है, वो भी बिजनेस रिस्क को अफेक्ट करती है। जबकि फाइनेंशियल रिस्क को अफेक्ट करती है आपकी जो लीवरेज की पोजीशन है। फाइनेंशियल लीवरेज ये होता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है एज अ फर्म कि आप मार्केट से या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बारो कर सकते हैं। एक तो देखें बिजनेस में होता है आपका अपना कैपिटल जिसको आप इक्विटी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कैपिटल की सोर्स होती है वो होता है डेट, कि आप किसी से बारो करें मनी। उसके लिए बैंक्स हैं और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। एक फर्म कितनी बारो कर सकती है फ्रॉम द मार्केट, वो क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल लिवरेज होगी। अगर एक फर्म जो है वो रिप्यूटेड है, उसकी गुड हिस्ट्री है, उसके एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसकी ज़्यादा एबिलिटी है टू बारो फ्रॉम द बैंक। एक फर्म जिसके एसेट्स कम है, जिसकी कह लें कि फाइनेंशियल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, उसकी उतनी कम एबिलिटी है टू बारो फ्रॉम द बैंक। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल रिस्क है ये रिलेटेड है टोटली आपके डेट से रिलेटेड, कि आप अपना डेट पे कर सकते हैं कि नहीं, आप मजीद डेट ले सकते हैं मार्केट से कि नहीं। और जो आपका बिजनेस रिस्क है वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं उनके रिलेटेड है, कि आप अपना ऑपरेशंस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि नहीं, आप अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं, आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं कि नहीं। मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड जो है ये है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड द कैपिटल दैट इन्वेस्टर्स हैव पेड इनटू द कंपनी। अब मार्केट वैल्यू जो होती है कंपनी की, वो होती है ऐसी वैल्यू जिस पे मार्केट पे में आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले की प्राइस आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, वो क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू है। और कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इंक्लूड्स बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी।
जो कि आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी की जो वैल्यू है और जो आपके डेट की वैल्यू है वो क्या है, आपका कैपिटल है जो कि इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। आपने मार्केट वैल्यू में से माइनस करना है बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी, and also you will minus the expenses that you have incurred on research and development। तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट हमें दे रहा है कि मार्केट वैल्यू एडिट क्या है। बेसिकली वो वैल्यू जो कि डिफरेंस है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस द कैपिटल दैट इन्वेस्टर्स हैव पेड इनटू द कंपनी। ठीक है, ये हमें थोड़ी ज़्यादा बताता है एक कंपनी की एडिशन के बारे में कि उसकी वैल्यू में कितनी एडिशन हुई है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जैसा कि हमने बताया कि जो फर्म है उसका एक ही एम होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने का मकसद या मतलब ये है कि जो शेयर प्राइस है या प्रेजेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक है उसको इंक्रीज करना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ये जो फार्मूला है वो है कि P इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के प्लस D2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K2। मीन्स के जो फार्मूला है उसमें D is dividend received per year, K is the discount rate applied by financial community। ठीक है, अब P है प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर हम चाहते हैं कि P इंक्रीज हो तो वो दो सूरतों में हो सकता है। एक सूरत ये है अगर जो हमारा D है डिविडेंड वो इंक्रीज करेगा तो P इंक्रीज करेगा। और सेकंड जो है वो ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है डिस्काउंट रेट वो अगर डिक्रीज करेगा तो P इंक्रीज करेगा। और अगर हमारा डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा। सो P को इंक्रीज करने के दो जो डायरेक्ट हमारे पास सोर्सेज हैं वो एक तो ये है कि अगर कंपनी अपना डिविडेंड को इंक्रीज करती है तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीज आएगा फर्म के प्रेजेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक पे। और उसको हम क्या कहेंगे कि जी फर्म की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगी। और सेकंड है डिस्काउंट रेट में कमी आएगी तो पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब डिस्काउंट रेट क्या होता है, मोस्टली जो आपकी जब आप पैसा रखवाते हैं बैंक में तो जो आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता है या उस पे आपको जो फायदा मिलता है उसको हम ज्यादातर डिस्काउंट रेट कहते हैं। अब आपका वो पैसा जो बैंक में पड़ा है और उस पे आपको रिटर्न आ रहा है वो आपका रिस्क फ्री पैसा है, क्योंकि उस पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क। जो बैंक है उसमें जब आप पैसा रखवाते हैं तो बैंक आपको एक फिक्स रिटर्न देता है और फिक्स रिटर्न आपको देता है विदाउट एनी रिस्क ऑफ लूजिंग। तो वही जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम डिस्काउंट रेट लेते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर है जब भी वो किसी प्रोजेक्ट में या किसी डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होगा कि वो अपना पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में फिक्स करा दे, क्योंकि बैंक में जो उसको पैसे के अगेंस्ट रिटर्न मिल रहा है उस पर उसको कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि बैंक गारंटी देता है कि वो आपको इतना फिक्स्ड रिटर्न देगा हर साल या हर महीने। तो उसी हम जो इंटरेस्ट है उसी को हम डिस्काउंट रेट कहते हैं और हम यूज करते हैं अपने डिफरेंट फाइनेंशियल स्टॉक्स को मेजर करने के लिए, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को मेजर करने के लिए। इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट होता है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑल दी कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक टर्म में हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है उसको भी अकाउंट फॉर करते हैं। ऐसा बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि हमने छोड़ दिया था, फर्म ने छोड़ दिया था,
उसको भी हमने अकाउंट करना है जब हमने अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट या इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल एक फर्म है, उसने प्रोजेक्ट ए को चूज किया ओवर द प्रोजेक्ट बी, तो ये एनालाइज करना कि प्रोजेक्ट ए में तो हमें ये फायदा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोजेक्ट ए चूज ना करते और प्रोजेक्ट बी चूज करते, तो उसमें हमें कितना मुनाफा होता। ये सारा कुछ एनालाइज करना किस में आ जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में, कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था हमारे लिए या हमारी चॉइस थी, उसको अगर हम सिलेक्ट करते तो क्या रिजल्ट आता। तो ये सारी चीज़ें भी देखना मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है।